Hello everyone, welcome back to Physics HQ. This is Professor Sandeep, your tutor for Class 12 lecture series. Continuing with the lecture series of solving sums based on MSCT NEET JEE 2021. Today we will be covering the second part of Chapter 5 Oscillations. If you have not seen the first part, please check it out by clicking on the top right eye icon. So let us start with the important formulas first. So if we have a particle which is performing SHM, so let us say this is the mean position and these two are the extreme positions, positive extreme and negative extreme positions. Now यहाँ पे हम लोग को पता है कि displacement is always measured from the mean position, तो mean position पे displacement 0 है and यहाँ पे displacement is positive maximum and यहाँ पे displacement is negative maximum, यानी plus a and minus a. Now velocity का formula हमने देखा, it is omega root of a square minus x square. अब यहाँ पे अगर हम मीन पोजीशन का बात करें तो यहाँ पे x की वैल्यू 0 हो जाती है एंड वी गेट द वेलोसिटी एस v इज इक्वल टू a ओमेगा विच इज द मैक्सिमम वेलोसिटी. एंड एट एक्सट्रीम पोजीशंस जब हम x की वैल्यू a यहाँ पे पुट करते हैं तो वेलोसिटी क्या हो जाता है, 0 हो जाता है. सो फ्रॉम दिस वी नीड टू अंडरस्टैंड कि वेलोसिटी मैक्सिमम मीन पोजीशन पे और एक्सट्रीम पोजीशन पे इट इज 0. Talking about acceleration, acceleration is given by minus omega square x. तो जब हम मीन पोजीशन का बात करें तो यहाँ पे acceleration मिनिमम यानी 0 हो जाता है एंड एक्सट्रीम पोजीशन पे acceleration का फॉर्मूला हो जाएगा a इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर a एंड नेगेटिव एक्सट्रीम में माइनस माइनस प्लस होके इट विल बी प्लस ओमेगा स्क्वायर a. सो एक्सट्रीम पोजीशंस पे एक्सेलरेशन मैक्सिमम है और मीन पोजीशन पे इट इज 0. नाउ टॉकिंग अबाउट पोटेंशियल एनर्जी, तो पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला है हाफ के एक्स स्क्वायर एंड मीन पोजीशन पे जैसे हमने देखा x का वैल्यू 0 है तो यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी क्या हो जाएगा, 0. एंड पोटेंशियल एनर्जी विल बी मैक्सिमम एट द एक्सट्रीम पोजीशंस व्हिच विल बी हाफ के a स्क्वायर. एंड टॉकिंग अबाउट काइनेटिक एनर्जी, तो काइनेटिक एनर्जी इज हाफ के ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर. अब मीन पोजीशन पे जैसे x 0 है तो यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम हो जाता है विच इज हाफ के ए स्क्वायर एंड एक्सट्रीम पोजीशन पे x की जगह पे जैसे ही हम a पुट करेंगे काइनेटिक एनर्जी विल बिकम 0. सो वंस अगेन मीन पोजीशन पे काइनेटिक एनर्जी इज मैक्सिमम एंड एक्सट्रीम पोजीशंस पे इट इज 0. टोटल एनर्जी हर जगह पे सेम है एंड टोटल एनर्जी का फॉर्मूला है सिंपली हाफ के ए स्क्वायर. आई होप ये सारा पार्ट आपको समझ में आ गया. प्लीज रिमेंबर दिस पार्ट. नेक्स्ट इज सिंपल पेंडुलम. तो सिंपल पेंडुलम के टाइम पीरियड का फॉर्मूला है t इक्वल टू 2 पाई रूट ऑफ l बाय g. अगर उन लोग ने कोनिकल पेंडुलम दे दिया है देन इट इज t इक्वल टू 2 पाई रूट ऑफ l cos थीटा बाय g. एंड अगर उन लोग ने सेकेंड्स पेंडुलम दिया हुआ देन वी हैव टू रिमेंबर कि वहाँ पे t इक्वल टू 2 सेकेंड पुट करना ये वाले फॉर्मूला में एंड इसको जब आप रीअरेंज करोगे तो यहाँ पे आपको लेंथ मिल जाएगा सेकेंड्स पेंडुलम का एंड दैट विल बी g अपॉन पाई स्क्वायर. एंड फ्रॉम हियर यू कैन टेक एन इम्पॉर्टेंट रिलेशन कि t इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रूट ऑफ l. Then let us talk about differential equation for angular SHM. जैसे हमने linear SHM के लिए last time देखा था. So यहाँ पे instead of d square x यहाँ पे theta आ जाएगा angular displacement. And lastly we have got magnet vibrating in uniform magnetic field. अब उसका time period का formula है t is equal to 2 pi root of I by mu into b. I यहाँ पे है मोमेंट ऑफ इनर्शिया, म्यू इज मैग्नेटिक मोमेंट एंड बी इज मैग्नेटिक फील्ड जिसमें वो वाइब्रेट कर रहा है. एंड यहाँ पे अगर हम एंगुलर एक्सेलरेशन का बात करें इट विल बी इक्वल टू म्यू बी बाय आई इनटू थीटा. दिस कम्स विद अ माइनस साइन. नाउ लेट अस स्टार्ट विद द सम्स. A particle of mass 4 kg is executing SHM. Its displacement is given by y is equal to a cos of 100 t plus pi by 4 centimeter. Its maximum kinetic energy is how much? So y is equal to 8 cos of 100 t plus pi by 4 ये उसका displacement का equation है. अब मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी का हमने ऑलरेडी फॉर्मूला देखा. मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी कितना होगा, इट विल बी हाफ
k a स्क्वायर, या इसको हम लोग लिख सकते हैं हाफ m ओमेगा स्क्वायर a स्क्वायर। हमें यहाँ पे मास दिया हुआ है विच इज 4। ओमेगा आप यहाँ से फाइंड कर सकते हो, कॉस ऑफ ओमेगा टी होता है ना, तो दिस इज नथिंग बट ओमेगा, तो ये 100 का स्क्वायर आ जाएगा इनटू एम्पलीट्यूड क्या रहेगा, तो एम्पलीट्यूड विल बी दिस पार्ट विच इज 8 ओवर हियर, बट यहाँ पे आपको लिखना है 8 इंटू 10⁻⁻² द होल स्क्वायर, क्योंकि ये सेंटीमीटर में और हम लोग को जब वैल्यूज लेना है तो मीटर में करना होता है, तो हमने इसलिए ऐसा किया हुआ है। So this will be 2 2s are 4, so it is 2 into 10⁻⁴ into 8 का square will be 64 into 10⁻⁻² का square will be 10⁻⁻4। तो ये cancel हो जाएंगे and we'll be left with 128 joule, which is option number A. Next question देख लेते हैं। An elastic spring of unstretched length L and force constant K is stretched by a small length small x and it is further stretched by another small length y. So work done during the second stretching is how much? Now यहाँ पे work done का फॉर्मूला क्या होगा, तो work done will be half into k into जो भी हम displacement कर रहे हैं, so let us say अगर displacement x है in first case, so the formula will be half k x square. Now जब second time हमने उसको जो additional displacement किया that is y, the total work done will be half k x plus y the whole square, जो total stretch में work लगा। अब आप क्या कर सकते हैं, यहाँ पे इन दोनों का difference ले लेंगे, then in that case you will get the work done during the second stretching. So this will be half k x plus y the whole square minus half k x square. तो यहाँ पे हाफ के कॉमन ले लेते हैं। पहला वाला x प्लस वाई स्क्वायर विल बी एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2xy एंड दूसरे वाले में वी हैव गॉट एक्स स्क्वायर लेफ्ट, तो ये एक्स स्क्वायर कैंसिल होके व्हाट वी विल गेट इज हाफ इंटू के इंटू, अब ये दोनों टर्म में से आप y कॉमन ले सकते हो, वी आर लेफ्ट विथ 2x प्लस वाई या y प्लस 2x। सो करेक्ट ऑप्शन यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन डी। आई होप आप लोग को ये समझ में आए। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। वर्क डन फॉर अ सर्टेन स्प्रिंग व्हेन स्ट्रेच्ड थ्रू 1 millimeter is 10 joule. The amount of work that must be done on the spring to stretch it further by 1 mm is how much? So यहाँ पे भी once again आप इंडिविजुअल स्ट्रेच का वर्क डन नहीं निकालना। दिस इज अगेन सिमिलर टू फर्स्ट वाला सम। सो फर्स्ट वाले में जब 1 mm मूवमेंट किया तो वर्क डन का फॉर्मूला वाज हाफ के, लेट अस से डिस्प्लेसमेंट को हम x से डिनोट कर रहे हैं, सो दिस वी गॉट एज 10 जूल, दिस इज इक्वल टू 1/2 k into x which is 1 mm or you can say 10⁻³ मीटर इसका स्क्वायर। नाउ ये 2 अगर हम उस बाजू लेके चले जाएंगे सो इट विल बी 20 इंटू ये 10⁻⁻6 उस बाजू लेके जाएंगे तो हो जाएगा +6, सो ये हमें k का वैल्यू आ गया। नाउ सेकेंड केस में उन लोग ने क्या बोला कि एडिशनल 1 mm स्ट्रेच किया, यानी टोटल स्ट्रेच कितना है 2 mm का। सो दिस टाइम वर्क डन का फॉर्मूला विल बी कैलकुलेटेड फॉर डिस्प्लेसमेंट ऑफ टोटल 2 mm। सो वर्क डन इन दिस केस विल बी 1/2 into 20 into 10⁻⁶ into displacement is 2 mm which is 2 into 10⁻³ meter. So this will be 10 into 10⁻⁶ into 2 का square will be 4 into 10⁻⁻6, तो ये cancel हो जाएगा and we will get work done in the second case as 40 joule. So 1 mm displace किया, so work done was 10 joule, 2 mm displace किया total, तो work done कितना हुआ 40 joule. So जो एडिशनल 1 mm बीच में हमने डिस्प्लेस किया उसके लिए जो एडिशनल वर्क डन लगा वो कितना था 30 जूल, तो आंसर यहाँ पे क्या आ जाएगा ऑप्शन ए। आई होप ये क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। A body performing a simple harmonic motion has potential energy P1 at displacement x1, its potential energy P2 at displacement x2. The potential energy P at displacement x1 and x2 is how much? Now we know potential energy का क्या formula? It is half k x square. So this potential energy is nothing but work done रहता है जो हमने last sum में देखा। So P1 का formula will be what? Half k x1 square. P2 का formula will be what? Half k x2 square. Now when we talk about P, it will be half k
total displacement is x1 plus x2 the whole square. तो इसको expand कर लेते हैं. So this will be half k x1 square plus x2 square plus 2x1 x2. So let us put it this way. This will be half k x1 square plus half k x2 square plus हाफ और हाफ कैंसिल होके वी विल हैव k x1 x2. अब यहाँ पे ये वाला पार्ट जो है दिस इज नथिंग बट p1, ये वाला पार्ट इज नथिंग बट p2. सो हमें मिल गया इतना पार्ट की p1 प्लस p2 आएगा. तो हमारे पास p1 प्लस p2 प्लस कुछ भी एडिशनल में कौन सा है, तो हमारे पास ऑप्शन C है. सो लेट अस ट्राई टू प्रूव इट. 2 रूट ऑफ p1 p2 क्या होगा? सो इट विल बी 2 रूट ऑफ हाफ k x1 स्क्वायर एंड हाफ के x2 स्क्वायर. तो अब यहाँ पे हाफ और हाफ कितना हो जाएंगे 1/4. k इंटू के विल बी k स्क्वायर, x1 स्क्वायर है और x2 स्क्वायर है. अब यहाँ पे 1/4 का रूट कितना हो जाएगा 1/2. k स्क्वायर का रूट विल बी k, x1 का स्क्वायर रूट विल बी x1 एंड x2 स्क्वायर का रूट विल बी x2. तो ये कैंसिल होके व्हाट वी आर लेफ्ट विद दिस k x1 x2. So this k x1 x2 is nothing but 2 times p1 p2. So हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाता है यहाँ पे ऑप्शन C. आई होप आप लोग को ये वाला कॉन्सेप्ट समझ में आया कि वर्क डन और पोटेंशियल इट इज डिपेंडेंट अपॉन डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम द मीन पोजीशन. A simple pendulum of length L has maximum angular displacement theta. The maximum kinetic energy of the bob of mass m is how much? अगर मैं यहाँ पे एक सिंपल पेंडुलम ड्रॉ कर देता हूँ, सो एट द बॉटम मोस्ट पॉइंट यानी उसके मीन पोजीशन पे उसका जो काइनेटिक एनर्जी है दैट विल बी मैक्सिमम. हमने ऑलरेडी देखा कि मीन पोजीशन पे डिस्प्लेसमेंट 0 रहता है एंड काइनेटिक एनर्जी इज व्हाट मैक्सिमम. अब अगर ये अपने एक्सट्रीम पोजीशन पे जा रहा है सो इट इज गोइंग एट सम हाइट एंड ये वाले पॉइंट में इसके पास खाली पोटेंशियल एनर्जी होता है एंड दिस पोटेंशियल एनर्जी इज हाउ मच हाफ k a स्क्वायर. एंड यहाँ पे आने के बाद इसके पास सिर्फ काइनेटिक एनर्जी होता है जो कि मैक्सिमम है एंड इट इज वंस अगेन कितना हाफ k a स्क्वायर. कहने का मतलब पोटेंशियल एनर्जी एट द टॉप इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी एट द बॉटम. ये हमने कई बार फिजिक्स में अप्लाई किया भी है 11th और 12th में. सो यहाँ पे वी विल यूज काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम का वैल्यू इक्वल टू पोटेंशियल एनर्जी एंड ये क्या आ जाएगा mg इंटू h. अब ये h क्या है? दिस h इज नथिंग बट द हाइट एंड लेट अस से दिस इज द लेंथ ऑफ द पेंडुलम. अगर ये एंगल थीटा है देन दिस हाइट h is always L minus L cos theta. Now we know कि ये वाला जो लेंथ है this is length L and if I find ये वाला साइड this वाला साइड will be how much? This will be L cos theta क्योंकि थीटा के बाजू में ये हमने कई बार डिस्कस किया हुआ है. एंगल के साइड वाला जो साइड है that is cos theta और अगर हम ये सामने वाला साइड लेते तो it would have been L sin theta. So this total length over here is L. उसमें से ये L cos थीटा माइनस कर दोगे तो आपको ये हाइट मिल जाएगा जिस पे ये पेंडुलम प्लेस्ड है. सो दिस हाइट इज नथिंग बट L माइनस L cos थीटा. सो सेम चीज हम लोग यहाँ पे लिख रहे. वी विल राइट दिस एज mg इंटू L 1 माइनस cos थीटा. L कॉमन ले लिया. सो हमारा करेक्ट ऑप्शन यहाँ पे क्या हो गया? ऑप्शन C. आई होप ये क्लियर है. नेक्स्ट पार्ट देख लेते हैं. A simple pendulum of length L and mass m and it oscillates freely with amplitude A. At extreme position, its potential energy is how much? So extreme position पे potential energy is given by half k a square and k की जगह पे we can write m omega square. This is equal to half m. अब ये ओमेगा की जगह पे क्या लिख सकते हैं? तो हमें पता है t equal to 2 pi root of L by G होता है. अगर आप इसी को ओमेगा के फॉर्म में लिखोगे तो it will be G by L and then ओमेगा की जगह पे 2 pi by T और रीअरेंज करोगे तो यू विल गेट t इक्वल टू 2 पाई रूट ऑफ L बाई जी. राइट. सो यहाँ से वी गेट ओमेगा स्क्वायर इज नथिंग बट G बाई L. मैंने ये क्यों यूज किया? क्योंकि यहाँ पे अगर आप फॉर्मूलाज में देखोगे तो मास है, एम्पलीट्यूड का स्क्वायर है जो हमको ऑलरेडी मिल चुका है और ये 1/2 भी है डिनोमिनेटर का यहाँ पे. और खाली चीज क्या मिसिंग था यहाँ पे? G और L वाला. सो यहाँ पे ओमेगा स्क्वायर की जगह पे वी कैन राइट G बाई L इंटू a स्क्वायर. सो हमारा आंसर आ गया mg a स्क्वायर बाय 2 इंटू L. सो फर्स्ट वाला ऑप्शन ही करेक्ट ऑप्शन हो गया हमारा. नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते. A heavy brass spear is hung from a weightless inelastic cord
and it act as a simple pendulum with its period of oscillation t. The sphere is immersed in a non-viscous liquid जिसका density is 1/10 of the density of the brass. Then it will act as a simple pendulum of period what. ठीक है, सी टाइम पीरियड का एयर में उसका फॉर्मूला क्या रहेगा, t इक्वल टू 2 पाई रूट ऑफ एल बाई जी. अब लिक्विड में इमर्स करने के बाद में होता क्या है कि लेंथ तो चेंज नहीं होगा, लेकिन प्रॉब्लम क्या होता है कि व्हेनेवर अ ऑब्जेक्ट गोज इन अ लिक्विड, हमें भी पता है कि हम भी जब वाटर में जाते हैं तो थोड़ा सा वेटलेसनेस फील होता है. क्यों ऐसा? क्योंकि एवरी टाइम अ स्फीयर और ऑब्जेक्ट गोज इन द वाटर या इन द लिक्विड, व्हाट इट फील्स इज इट फील्स अ अपथ्रस्ट. ओके, सो यहाँ पे जो न्यू वेट हो जाएगा स्फीयर का, इट विल बी इक्वल टू इट्स एक्चुअल वेट माइनस द अपथ्रस्ट which it feels. अब ये weight का फॉर्मूला क्या आ जाता है, it is m into g. मास की जगह पे what we can write is we can write density into volume minus upthrust का फॉर्मूला will be density of the liquid जिसमें हमने इसको इमर्ज किया हुआ into volume of the sphere into g. यहाँ पे as they have given density of the liquid is what 1/10 of the density of brass. So यहाँ पे we will write it as rho by 10 Vg. Now from here what we can do is we can take rho Vg common and we have 1 minus 1 by 10. This will give you 9 by 10 times rho Vg and new weight will be उसका mass into new effective G का value जो उसके ऊपर act कर रहा है and mass के जगह पे once again we can write density into volume and G effective हम लोग को यहाँ से मिल जाएगा. तो rho into V हम cancel कर सकते हैं and what we get is effective G का वैल्यू इज व्हाट 9 by 10 times the original G. So जो नया टाइम पीरियड रहेगा that will be 2 pi times root of the new value of G effective. इसको यहाँ पे पुट अप कर देते हैं. So we will have L upon G की जगह पे 9 by 10 times G. अब ये डिनोमिनेटर में जो रूट ऑफ 9 by 10 है उसको बाहर ले लेते हैं. So it will become 10 by 9 times 2 pi root of L by G and this thing is nothing but the old time period. So the new time period is root of 10 by 9 times the old time period. तो हमारा करेक्ट ऑप्शन यहाँ पे क्या आ गया, ऑप्शन ए. नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं. The bob of a simple pendulum performs SHM with a time period of t in air and with period t1 in water. अब यहाँ पे भी पिछले सम जैसे ही है, वहां पे उन लोग ने जस्ट एक लिक्विड बोला था जिसका डेंसिटी उन लोग ने दिया था. सो t1 इज हाउ मच, ये हम लोग को फाइंड करना है इन रिलेशन विद t. सो इन एयर यहाँ पे इट विल बी 2 पाई रूट ऑफ एल बाई जी एंड एज आई सेड वाटर में जाने के बाद क्या होगा, g का वैल्यू, इफेक्टिव g का वैल्यू क्या होता है, चेंज हो जाता है. एंड वंस अगेन यहाँ पे वेट इन वाटर विल बी इक्वल टू वेट इन एयर माइनस जो उसको अपथ्रस्ट मिलने वाला. अब यहाँ पे वेट इन वाटर में वापस से मास इनटू जी इफेक्टिव रहेगा. मास की जगह पे वी कैन राइट डेंसिटी इनटू वॉल्यूम इनटू जी इफेक्टिव. दिस इज इक्वल टू वेट इन एयर वाज वापस डेंसिटी इनटू वॉल्यूम इनटू जी माइनस डेंसिटी ऑफ द लिक्विड या वाटर कितना है अभी वो हम लोग को देखना पड़ेगा और कंपेयर करना पड़ेगा विद रिस्पेक्ट टू दिस मटेरियल. सो हमें ऑलरेडी दिया हुआ है डेंसिटी ऑफ द बॉब विच इज हाउ मच 9 by 8 into 10⁻³ डिवाइडेड बाय रेशियो ले लेते हैं डेंसिटी ऑफ वाटर से. अब डेंसिटी ऑफ वाटर इज 1 ग्राम पर cc और इसी को हम लोग 10⁻³ kg पर मीटर क्यूब लेते हैं ताकि दोनों का यूनिट क्या रहे, सेम रहे. सो दिस विल बी 10⁻³. सो ये 10⁻³ कैंसिल हो जाएगा एंड फ्रॉम दिस वी विल गेट डेंसिटी ऑफ वाटर जिसमें वो स्फीयर को हमने डाला हुआ है, that is having density equal to 8 by 9 times the density of the bob. Density of water will be what, density of bob into 8 by 9 into volume तो वही रहने वाला है bob का into g. अब यहाँ पे हर जगह से if you can see rho into v cancel कर देंगे, so g effective will be g minus 8 by 9 into g which will be g by 9. So नया टाइम पीरियड t dash या t1 will be 2 pi root of L by G effective. So इसको T1 ही लिखते हैं. So it will be 2 pi root of L by G by 9. न्यूमरेटर में चला जाएगा and root of 9 will be 3.
So we will have T1 is equal to 3 times 2 pi root of L by G, which is nothing but 3T. So correct option यहाँ पे हो गया हमारा option A. Next question देख लेते हैं. A simple pendulum of length 1 meter is freely suspended from the ceiling of an elevator. The time period of small oscillations as the elevator goes up with acceleration 2 meter per second is how much? So यहाँ पे time period का simple सा formula क्या है? It is 2 pi root of L by G. बट यहाँ पे वो क्या आ रहा है, एलिवेटर स्टेडी नहीं है, एलिवेटर ऊपर जा रहा है, एंड व्हेनेवर एलिवेटर गोज अप हम लोग थोड़ा सा हैवी फील करते हैं, विच मीन्स कि जिस एक्सेलरेशन से लिफ्ट ऊपर जा रहा है वो एक्सेलरेशन एडिशनली हमारे ऊपर काम करता है. तो यहाँ पे इट विल बिकम g प्लस द एक्सेलरेशन ऑफ द एलिवेटर. सो यहाँ पे इट विल बी 2 पाई रूट ऑफ लेंथ 1 दिया हुआ है, g का वैल्यू इज 10 प्लस एक्सेलरेशन ऑफ द लिफ्ट इज 2. सो ये आ जाएगा 2 पाई अपॉन रूट ऑफ 12, जिसको हम लोग लिख सकते हैं रूट ऑफ 4 इंटू 3. अब रूट ऑफ 4 क्या हो जाएगा 2, ऊपर वाले से कैंसिल होने के बाद वी विल बी लेफ्ट विथ पाई बाय रूट 3, विच इज ऑप्शन डी. नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं. टू सिंपल पेंडुलम्स A and B are made to oscillate simultaneously and it is found that A completes 10 oscillation in 20 सेकेंड. यानी इसका टाइम पीरियड कितना हुआ? टाइम पीरियड मतलब क्या होता है, एक ऑसिलेशन को कितना टाइम लिया. तो वो फाइंड करने के लिए आप क्या करो, टोटल टाइम डिवाइडेड बाय टोटल ऑसिलेशन कर लो. यानी एक ऑसिलेशन कंप्लीट करने को 2 सेकेंड लेता है, तो 10 ऑसिलेशन के लिए 10 into 2 is 20 सेकेंड. सिमिलरली सेकेंड वाले में it takes 10 सेकेंड for 8 oscillation, तो ये 1.25 आ जाएगा. Now they are asking what is the ratio of their lengths. Okay, so हमने ऑलरेडी देखा था कि t is directly proportional to root of L, या आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो t square is directly proportional to L. So यहाँ पे let us take the ratio. So we will have t1 upon t2 का square, this is equal to L1 upon L2. इफ यू रिमेंबर ये हमने फॉर्मूला वाले स्लाइड पे डिस्कस किया था. सो T1 हमारे पास है 2 डिवाइडेड बाय वी गॉट 1.25, उसका हमें स्क्वायर लेना है, एंड देन वी गॉट द रेशियो ऑफ L1 एंड L2. अब 2 अपॉन 1.25 कैसे सॉल्व करें? सो दोनों को 100 से मल्टीप्लाई कर दो. सो यू गॉट 200 एंड 125. 25 से डिवाइड करोगे तो न्यूमरेटर में 8 आएगा, डिनोमिनेटर में 5 आएगा, और इसका आप स्क्वायर ले लो. तो 8 का स्क्वायर इज 64, 5 का स्क्वायर इज 25. तो ऑप्शन कौन सा हो गया यहाँ पे? ऑप्शन बी. नेक्स्ट क्वेश्चन. व्हेन द लेंथ ऑफ दिस सिंपल पेंडुलम इज इंक्रीज्ड बाय 600 mm. अब ये 600 mm मतलब क्या होता है? 60 सेंटीमीटर, और इसको मीटर में लिखोगे तो कितना आएगा? 0.6 मीटर. द पीरियड ऑफ ऑसिलेशन इज हाफ्ड. The original length of the pendulum was how much? So यहाँ पे we will use the understanding of the previous sum, जहाँ पे we wrote कि t is directly proportional to root of L. So we can have t1 upon t2. This is equal to root of L1 upon L2. अब t1 को as it is लिखते, t2 is how much? Half of t1. This is equal to root of L1 as it is लिखते, क्योंकि वो हमें फाइंड करना है, और L2 क्या है? It is the original length minus 0.6 मीटर. So it is L1 minus 0.6. तो ये T1 कैंसिल हो जाएगा, ये डिनोमिनेटर का 2 न्यूमरेटर में चला जाएगा. अब इसका स्क्वायर ले लेते. So 4 will be equal to L1 upon L1 minus 0.6. क्रॉस मल्टीप्लाई करो. So you got 4L1 minus 0.6 into 4 is 2.4. This is equal to L1. So we got 3L1, it is equal to 2.4, or you can say L1 is 0.8 meter, या फिर 80 सेंटीमीटर, या फिर 800 millimeter, which is option A. Next question देख लेते हैं. When the length of the simple pendulum is increased by 36 centimeter, its period of oscillation is found to increase by 25%. The initial length of the pendulum is how much? यहाँ पे भी लेंथ और टाइम पीरियड का ही रिलेशन हमें यूज करना है. सो t is directly proportional to root of L. So we got t1 upon t2. This is equal to root of L1 upon L2. So t1 upon t2 कितना हुआ? इंक्रीज 25% से. So t2 will be 1.25 times t1. ठीक है. So t2 is nothing but ओरिजिनल टाइम प्लस 25% ऑफ t1. 25% मतलब कितना होता है? 25 by 100. सो ये हो जाएगा t1 प्लस
0.25 times t1, so which is 1.25 t1. This is equal to root of ओरिजिनल लेंथ एज इट इज रखते हैं और नया जो लेंथ है इट इज इंक्रीज्ड बाय 36. सो यहाँ पे t1 कैंसिल हो जाएगा. 1.25 का डायरेक्ट स्क्वायर नहीं लेते. अब यहाँ पे भी क्या कर सकते हो सिंप्लीफिकेशन के लिए, सिंपली 100 से मल्टीप्लाई कर दो. सो यू विल हैव 100 अपॉन 125. दिस इज इक्वल टू रूट ऑफ L1 अपॉन L1 प्लस 36. अब इसको भी आप 25 से डिवाइड कर सकते हो तो ये 4 अपॉन 5 आ जाएगा और अब इसका आप स्क्वायर ले लो. सो यू विल हैव 16 अपॉन 25. दिस इज इक्वल टू L1 अपॉन L1 प्लस 36. क्रॉस मल्टीप्लाई करो. सो यू गॉट 16 L1 प्लस 36 इंटू 16 विल गिव यू 576. दिस इज इक्वल टू 25 L1. सो 16 L1 उस बाजू लेके चले जाते हैं तो इट विल बी -16, तो वो हो जाएगा 9 L1 इज इक्वल टू 576, या फिर वी कैन से द ओरिजिनल लेंथ इज 576 डिवाइडेड बाय 9. सो 9 से डिवाइड कर लेते हैं. 9 6 54 एंड 9 4 36. तो हमारा आंसर आ गया यहाँ पे ऑप्शन सी विच इज 64 सेंटीमीटर. नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं. अ थिन बार मैग्नेट ऑसिलेट्स विद अ टाइम पीरियड t if it is cut into equal pieces along its axis. ठीक है, तो ये ध्यान से समझना, ये हमने ऑलरेडी एक चैप्टर में कवर किया था क्लास 11 के. मैं लिंक दे देता हूँ, आप वो देख लेना इन डिटेल. तो जब भी हम मैग्नेट along the axis कट करते, what we have is two magnets like this. अब ऐसे कट करने से होता क्या है, ऐसे कट करने से जो पोल स्ट्रेंथ है ना वो हाफ हो जाता है. सो इनिशियली अगर पोल स्ट्रेंथ QM और -QM था यहाँ पे, देन यहाँ पे जो पोल स्ट्रेंथ बचेगा दैट विल बी QM/2. अब पोल स्ट्रेंथ हाफ हो गया तो उससे क्या हुआ, तो उससे क्या होता है कि जो डाइपोल मोमेंट है म्यू वो भी क्या हो जाएगा, हाफ हो जाएगा, क्योंकि म्यू इज नथिंग बट पोल स्ट्रेंथ इनटू मैग्नेटिक लेंथ. इन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है उसको हम लोग 2L से डिनोट करते हैं. अब पोल स्ट्रेंथ अगर हाफ हो जाएगा तो डाइपोल मोमेंट भी क्या हो जाएगा, हाफ हो जाएगा. सो न्यू डाइपोल मोमेंट विल बी ओरिजिनल वाले का हाफ. Along with this, मोमेंट ऑफ इनर्शिया भी यहाँ पे क्या हो जाएगा, हाफ हो जाएगा, क्योंकि मास ही रिड्यूस होके हाफ हो गया ना. तो हर एक पीस का जो मास है वो m/2 है, राइट. सो यहाँ पे मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो मास के ऊपर डिपेंड करता है डायरेक्टली, वो भी हाफ हो जाएगा. सो न्यू मोमेंट ऑफ इनर्शिया विल बी ओरिजिनल वाले का हाफ. नाउ हमने स्टार्टिंग में देखा कि जब भी एक बार मैग्नेट ऑसिलेट करता है मैग्नेटिक फील्ड में, उसका जो टाइम पीरियड है इट इज 2π√I/μ into b. अब जो नया टाइम पीरियड रहेगा उसमें यू गॉट न्यू मोमेंट ऑफ इनर्शिया I', न्यू मैग्नेटिक मोमेंट μ'. पुट अप कर देंगे वैल्यू. सो I' इज I/2 एंड दिस इज μ/2. ये 2 कैंसिल हो गया एंड वी आर गेटिंग द ओरिजिनल टाइम पीरियड t. सो करेक्ट ऑप्शन ओवर हियर इज ऑप्शन ए. नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं. A mass m1 connected to a horizontal spring performs SHM with amplitude A, while mass m1 is passing through the mean position. Another mass m2 is placed on it so that both masses move together with amplitude A1. So initially single body जब move कर रहा था तो उसका amplitude था A. जब मीन पोजीशन पे आया तो उसके ऊपर और एक मास पुट अप कर दिया m2, जिसकी वजह से उन लोग का एम्पलीट्यूड हो गया A1. नाउ दे आर आस्किंग व्हाट विल बी द रेशियो ऑफ A1 एंड A. अब यहाँ पे सबसे पहला व्हाट विल डू इज वी विल यूज कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम का फॉर्मूला. सो इनिशियली ओनली फर्स्ट वाला मास वाज मूविंग विद वेलोसिटी v एंड अचानक से क्या कर दिया, मास को डबल कर दिया और कुछ भी एडिशनल फोर्स वहां पे लगाया नहीं. नाउ लेट अस से कंबाइंड में वो लोग जब मूव कर रहे तो उनका वेलोसिटी है v'. So over here we get v dash का value as m1 upon m1 plus m2 into previous velocity of mass m1. अब ये फाइंड करके हम लोग क्या करेंगे. So we know कि मेन पोजीशन पे काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या रहता है. So it is half k a square and काइनेटिक एनर्जी का दूसरा फॉर्मूला हमने देखा है, it is half m v square. So initially जब एक ही मास था which was m1 तो velocity v था and the amplitude was a. सेकेंड टाइम में जब मास हमने चेंज किया तो एम्पलीट्यूड भी चेंज हो गया एंड नाउ वी गॉट मासेस m1 एंड m2 मूविंग टुगेदर एंड वेलोसिटी कितना है v'. अब यहाँ पे हम क्या करते हैं, इन दोनों का रेशियो ले लेते हैं. जब आप रेशियो लोगे तो वी विल हैव a1
square divided by a1, this is equal to m1 plus m2 into v dash का square divided by m1 into v square. Okay, ये denominator में भी square है. Now what we'll do is we'll take square root यहाँ पे. So we will have a1 upon a on the left hand side. यही हमारा required term है. This is m1 plus m2 upon m अंडर रूट एंड वी गॉट v डैश अपॉन v ओवर हियर. सो अगर मैं ये वाला v इस बाजू ले लूं, सो व्हाट वील हैव इज v डैश अपॉन v इज नथिंग बट m1 अपॉन m1 प्लस m2. सो वही हम लोग यहाँ पे पुट अप कर देते. सो वी गॉट m1 प्लस m2 अपॉन m1 रेज टू हाफ इनटू m1 अपॉन m1 प्लस m2. अब यहाँ पे अगर आप देखोगे तो दूसरा वाला टर्म को भी मैं दो बार में लिख सकता हूँ, रूट और रूट करके. तो एक एक टर्म कैंसिल हो जाएगा एंड वी विल बी लेफ्ट विथ a1 अपॉन a. दिस इज इक्वल टू m1 अपॉन m1 प्लस m2 रेज टू हाफ. तो हमारा करेक्ट ऑप्शन यहाँ पे कौन सा हो गया? ऑप्शन ए. नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं. A particle performs SHM with amplitude 25 centimeter and time period दिया हुआ है 3 सेकेंड. The minimum time required for it to move between 2 points 12.5 centimeter on each side of the mean position. So अगर ये इसका मीन पोजीशन है, ये पूरा लेंथ उन लोग ने दिया हुआ है 25 सेंटीमीटर, और अगर मैं ये हाफ लेंथ का बात करूँ, दिस इज 12.5, इस बाजू भी हाफ लेंथ ये है 12.5. दे आर आस्किंग यहाँ से लेके यहाँ मूव करने के लिए कितना टाइम लेगा. नाउ विद रिस्पेक्ट टू मीन पोजीशन, लेफ्ट जाओ या राइट जाओ, इक्वल डिस्टेंसेस पे सेम टाइम लगता है. तो अगर मैं यहाँ से यहाँ जाने का टाइम निकाल लूँ तो उसको अगर मैं डबल कर दूंगा तो मेरे को टोटल टाइम मिल जाएगा. ओके, नाउ मीन पोजीशन से ये वाला जो डिस्प्लेसमेंट है 12.5 का, दैट इज हाफ ऑफ द एम्पलीट्यूड. ठीक है, तो हम लोग x के फॉर्मूला से इसको सॉल्व कर सकते हैं. x इक्वल टू a साइन ऑफ ओमेगा t होता है. अब यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट इज हाफ ऑफ द एम्पलीट्यूड, तो ये कैंसिल हो जाएगा, और ये हमने पहले वाले पार्ट में किया भी है. सो वी गॉट साइन ऑफ ओमेगा t इज हाफ. तो इससे हम लोग को ये जो ओमेगा t थीटा है, इसका वैल्यू मिल जाता है. कितना मिलता है? 30 डिग्री, विच इज पाई बाय 6. ओके, अब हम लोग को यहाँ से क्या मिल जाएगा? टाइम मिल जाएगा. ओमेगा विल बी नथिंग बट 2 पाई बाय कैपिटल टी, और कैपिटल टी उन लोग ने दिया हुआ है इक्वल टू 3. सो दोनों बाजू से पाई कैंसिल कर लेते हैं. ये 3 1 जा 3 2 जा 6 हो जाएगा. सो यू गॉट t इज इक्वल टू 1/4. सो यहाँ से मीन पोजीशन से 12.5 ट्रैवल करने को 1/4 सेकेंड लग रहा है, तो इस बाजू भी जाने को कितना लगेगा? 1/4 सेकेंड. सो टोटल टाइम विल बी इक्वल टू हाउ मच? 1/4 प्लस 1/4 विच इज 1/2 या फिर 0.5 सेकेंड. तो करेक्ट ऑप्शन हो गया हमारा ऑप्शन बी. नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं. A path length of oscillation of simple pendulum of 1 meter is 16 centimeter. जब हम path length का बात करें तो हम दोनों extreme positions के बीच का distance का बात कर रहे हैं. This is given as 16 centimeter. So basically amplitude कितने distance का हो गया? तो it is of 8 centimeter. अब लोग बोल रहे हैं what is the maximum velocity? So maximum velocity का फॉर्मूला हमें पता है, it is a into omega, and a तो हमें ठीक है मिल गया यहाँ पे विच इज 8. ओमेगा के लिए इफ यू रिमेम्बर मैंने आपको बताया था, ओमेगा इज नथिंग बट रूट ऑफ g बाय l. सो दिस विल बी नथिंग बट रूट ऑफ पाई स्क्वायर डिवाइडेड बाय लेंथ. तो 1 दिया हुआ है तो ये आ जाएगा पाई. सो यहाँ पे पाई पुट कर देंगे तो ये हमारा आंसर हो गया विच इज 8 पाई सेंटीमीटर पर सेकेंड. नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं. A simple pendulum is oscillating with amplitude A and angular frequency omega at displacement x from the mean position. The ratio of kinetic energy to potential energy कितना है? ठीक है, तो kinetic energy और potential energy का रेशियो लेना है. kinetic energy का फॉर्मूला जैसे हमने बोला it is half k a square minus x square, और potential energy का फॉर्मूला है half k x square. तो half k तो कैंसिल हो जाएगा, so we are left with a square minus x square upon x square. तो ये तो स्ट्रेट फॉरवर्ड है, ऑप्शन बी इज द आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं. द रेशियो ऑफ काइनेटिक एनर्जी टू द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द पार्टिकल एग्जीक्यूटिंग एसएचएम एट ए डिस्टेंस ऑफ हाफ इट्स एम्पलीट्यूड, यानी x का वैल्यू कितना है? a/2. तो हमें रेशियो लेना है किसका? काइनेटिक एनर्जी टू पोटेंशियल एनर्जी का. तो हमने अभी रेशियो लिया, क्या मिला था हम लोग को? a² - x² अपॉन x² ना.
सो यहाँ पे सिंपली क्या कर देते, x की जगह पे a/2 पुट कर देते. दिस विल बी a स्क्वायर माइनस a स्क्वायर बाय 4 एंड दिस विल बी 3a स्क्वायर बाय 4 डिवाइडेड बाय a स्क्वायर बाय 4. तो ये सब कैंसिल होके विल बी लेफ्ट विथ 3:1. सो करेक्ट ऑप्शन यहाँ पे आ गया ऑप्शन बी. नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं. A simple pendulum attached to the ceiling of a stationary lift has a time period t. The distance y covered by the lift moving upwards varies with time as y is equal to r square, where y is in meters and t is in second. If g is equal to 10 meter per second square, then the time period of the pendulum will be. अब time period का formula क्या होता है? It is 2 pi root of L by g. But यहाँ पे lift is moving upwards, तो ऊपर जाने का जो भी एक्सेलरेशन रहेगा वो इसमें एड अप हो जाएगा. ठीक है, दिस कंसेप्ट इज ऑलरेडी कवर्ड इन क्लास 11. सो दिस विल बी द न्यू टाइम पीरियड. ओरिजिनल टाइम पीरियड क्या रहेगा जब वो स्टेशनरी है, तो इट विल बी 2 पाई रूट ऑफ L बाय जी. जी का वैल्यू तो लोग ने दिया है, ए का वैल्यू निकाल लेते. अब ये y इक्वल टू आर स्क्वायर क्या है, तो y इक्वल टू आर स्क्वायर ये डिस्प्लेसमेंट का इक्वेशन हम लोग को दिया. अब हम क्या करते हैं, यहाँ पे वेलोसिटी निकाल लेते हैं. वेलोसिटी के लिए क्या करेंगे, y का डिस्प्लेसमेंट का डेरिवेटिव ले लेंगे. तो आर स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या आएगा, 2r. अब एक्सेलरेशन क्या है, तो एक्सेलरेशन के लिए वेलोसिटी का डेरिवेटिव ले लो. 2r का डेरिवेटिव क्या आ जाएगा, 2. तो हमें यहाँ से पता चल जाता है कि एक्सेलरेशन कितना है, 2 है. तो लेट अस पुट द वैल्यू. ये आ जाएगा L अपॉन रूट ऑफ 10 प्लस 2 विच इज नथिंग बट 12. यहाँ पे इनका रेशियो ले लेते. सो वी विल हैव t डैश अपॉन t, दिस इज इक्वल टू 2 पाई रूट ऑफ L अपॉन 12 डिवाइडेड बाय 2 पाई रूट ऑफ L अपॉन, यहाँ पे g की जगह पे हम लिख देंगे 10. तो ये 2 पाई रूट L कैंसिल हो जाएगा and we will have root of 10 by 12. So we got t dash equal to root of 5 by 6 times t. So ये हो जाएगा हमारा ऑप्शन बी. नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं. A particle of mass 0.2 kg moves with a simple harmonic motion of amplitude 2 cm. If the total energy of the particle is 4 into 10 raised to minus 5 joule, then the time period ऑफ दी मोशन इज हाउ मच. अभी लोग ने टोटल एनर्जी दिया हुआ है. टोटल एनर्जी का फॉर्मूला हमें पता है, क्या होता है, इट इज हाफ के ए स्क्वायर, या आप बोल सकते हो हाफ एम ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर. ठीक है, मैंने ओमेगा के टर्म्स में क्यों लिखा, क्योंकि हमें टाइम पीरियड चाहिए, तो ओमेगा से हम टाइम पीरियड निकाल सकते हैं. सो लेट अस पुट द वैल्यूज. टोटल एनर्जी इज 4 into 10 raised to minus 5. दिस इज इक्वल टू 1/2 इंटू मास लोग ने दिया हुआ है 0.2. ओमेगा की जगह पे वी कैन राइट 2 पाई बाई टी. स्क्वायर लेंगे तो इट विल बी 4 पाई स्क्वायर बाई टी स्क्वायर इंटू एम्पलीट्यूड इज 2 सेंटीमीटर, तो ये आ जाएगा 2 into 10 raised to minus 2 मीटर. क्योंकि ये एनर्जी हमारा जूल्स में विच इज एसआई यूनिट, तो सारे चीज हमें एसआई यूनिट में लेने पड़ेंगे. अब ये दोनों बाजू से हम लोग 4 कैंसिल कर सकते हैं. ये 2 से ये कैंसिल होके आ जाएगा 0.1. टी स्क्वायर को इस बाजू ले लेते हैं. सो वी गॉट टी स्क्वायर इज इक्वल टू 0.1 इंटू पाई स्क्वायर इंटू 4 इंटू 10 raised to minus 4, और ये जो 10 raised to minus 5 है इस बाजू आके क्या हो जाएगा 10 raised to plus 5. so we got t square is equal to 4 into pi square. कैसे, ये 10 raised to minus 1 है और ये 10 raised to minus 4 है. 10 raised to minus 5 हो जाएंगे, ये इसके साथ में कैंसिल हो जाएगा. so we are left with 4 pi square. रूट ले लो अभी, तो ये आ गया कितना 2 pi seconds. तो ऑप्शन कौन सा हो जाएगा यहाँ पे, ऑप्शन ए. नेक्स्ट वाला, in case of simple harmonic motion, if the velocity is plotted along the x-axis and displacement from the mean position is plotted about the y-axis, the resultant curve happens to be an ellipse with ratio major axis by minor axis along y equal to 20 pi. So what is the frequency of simple harmonic motion? ठीक है, तो सबसे पहला ellipse समझ लेते हैं यहाँ पे. So this is what ellipse is given as. अब ये एलिप्स का जो यहाँ से यहाँ तक का लेंथ होता है ना, इसको इन लोग मेजर एक्सिस बोलते हैं, और ये टोटल लेंथ इज 2 है, और यहाँ से लेके यहाँ तक इट इज a. सिमिलरली ऊपर का यहाँ से लेके यहाँ तक इट इज 2b, और आप ओरिजिन से ऊपर तक जाओगे तो इट इज b. नाउ ये वर्टिकल लाइन जो है इट इज डिस्प्लेसमेंट यानी x, और ये जो हॉरिजॉन्टल लाइन है इट इज वेलोसिटी. सो एज यू कैन सी यहाँ पे एट द ओरिजिन y का वैल्यू कितना है, 0 है, यानी डिस्प्लेसमेंट 0 है, और हमारा जो वेलोसिटी है उसका वैल्यू क्या है, मैक्सिमम है. दिस इज व्हाट वी हैव सीन इन द फर्स्ट स्लाइड ना, कि मीन पोजीशन पे वेलोसिटी इज मैक्सिमम.
So what they have given is कि ratio of their major axis and minor axis, ठीक है, तो major axis is along axis 2a, minor axis is 2b, this is nothing but 20 pi, तो ये कट हो जाएगा a upon b. Now what is this a? This a is nothing but value of maximum velocity, है ना, और maximum velocity जो हमने already देखा, it is nothing but a omega divided by b is nothing but displacement यहाँ पे. So displacement कितना है, तो displacement maximum displacement कितना हो जाएगा यहाँ पे a. So a और a cancel होके we got this as 20 pi. ओमेगा की जगह पे we can write 2 pi n, this is equal to 20 pi. pi और pi cancel हो जाएंगे, we got n equal to 20 by 2 which is 10 hertz. I hope ये वाला part clear है आप लोग को. B is nothing but maximum displacement from the mean position which is nothing but amplitude. तो वो हम लोग ने as a A substitute किया. Next question देख लेते हैं. A ball of mass m 0.5 kg is attached to the end of the string having length 0.5 meter. The ball is rotated on a horizontal circular path about vertical axis. ठीक है, तो ये कोनिकल पेंडुलम का बात कर रहे हैं बेसिकली. सो यहाँ पे यू गॉट अ कोनिकल पेंडुलम और इसका ये एंगल है थीटा. नाउ दे आर सेइंग कि मैक्सिमम टेंशन दैट द स्ट्रिंग कैन बेयर इज 324 न्यूटन एंड द मैक्सिमम पॉसिबल वैल्यू ऑफ एंगुलर वेलोसिटी ऑफ द बॉल इज हाउ मच, यानी ओमेगा हमें फाइंड करना है. अब इसको कैसे फाइंड करेंगे, तो इसके लिए पहले आप समझो कि ये जो स्ट्रिंग का टेंशन है वो ये साइड पे रहता है. अब इसको आप दो कंपोनेंट्स में रिजॉल्व कर सकते हो, एक तो ये वाला कंपोनेंट हो जाएगा और एक ये वाला कंपोनेंट हो जाएगा. टी का जो एंगल के साथ वाला कंपोनेंट है ये हो जाता है टी कॉस थीटा एंड इट इज बैलेंसिंग द वेट ऑफ द बॉब जो नीचे की तरफ है mg. इसके वजह से बॉब ऊपर नीचे नहीं हो रहा है ना, वो खाली एक हॉरिजॉन्टल प्लेन में चल रहा है. So what I can write is t cos theta is nothing but mg, या फिर simply cos theta is nothing but mg by t. अब इसका क्या करें हम लोग, ओमेगा का फॉर्मूला क्या है, it is root of g by l cos theta. सी स्टार्टिंग में मैंने आपको बताया था t का फॉर्मूला क्या है, 2 pi root of l cos theta by g. इसी को आप लोग 2 pi by t को ओमेगा ले लोगे तो you will get g by l cos theta. अब g as it is लिख देते हैं. लेंथ लोग ने दिया हुआ है 0.5. cos थीटा के जगह पे we will write m into g. मास दिया हुआ है लोग ने once again 0.5 into g divided by टेंशन इज मैक्सिमम वैल्यू ले लेते हैं ताकि मैक्सिमम पॉसिबल ओमेगा भी मिल जाएगा. तो टेंशन न्यूमरेटर में आ जाएगा which will be 324. अब ये g कैंसिल हो जाएगा. डिनोमिनेटर में 0.5 into 0.5 will be 0.25 and this 0.25 is nothing but 1/4. तो ये 4 ऊपर जाने के बाद में इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा and we will have 1296. this is omega and इसका अगर आप रूट लोगे तो ये आपको आ जाएगा 36. सो करेक्ट ऑप्शन हो गया यहाँ पे ऑप्शन डी. नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं. A point mass is subjected to two simultaneous sinusoidal displacement in x direction. पहला वाला is a sin of omega t, दूसरा वाला is a sin of omega t plus 2 pi by 3. तो इनका कुछ रिजल्टेंट होगा और उसके हिसाब से वो मूव कर रहा होगा. अब अगर आपको इन दोनों का रिजल्टेंट फाइंड करना है तो हमने ये देखा है ऑलरेडी. इट विल बी a1 square plus a2 square plus 2a1 a2 cos of phi1 minus phi2. अब दोनों का एम्पलीट्यूड तो a ही है तो यहाँ पे we will have a square plus 2a square cos of, पहले वाले में it is omega t plus nothing, मतलब यहाँ पे पहले वाले का फेज हो गया 0, दूसरे वाले का फेज is 2 pi by 3. now 2 pi by 3 is nothing but 120 and cos of minus 120 is nothing but minus 0.5. तो ये आ जाएगा 2a square plus 2a square into 0.5 but this will come with a minus sign. So 0.5 into 2 तो चला जाएगा. So you are left with 2a square minus a square which is nothing but root of a square. So resultant amplitude जो उन दोनों displacements की वजह से वो भी a रहेगा. अब यहाँ पे आप लोग resultant phase भी निकाल लो which is tan inverse a1 sin of phi1 plus a2 sin of phi2 divided by a1 cos of phi1 plus a2 cos of phi2. So this will be tan inverse a sin of पहला एंगल तो 0 है, दूसरा is a sin of 2 pi by 3 divided by a cos of 0 plus a cos of 2 pi by
3. So this will be tan inverse, sin 0 0 होता है तो ये वाला टर्म तो 0 हो जाएगा. A sin of 2 pi by 3 या sin of 120 is similar to sin 60 and sin 60 हमें पता है it is root 3 by 2 divided by cos 0 is 1 तो यहाँ पे a आ जाएगा plus a into cos of 2 pi by 3 या cos of 120. cos of 120 is minus cos 60. cos 60 हमें पता है हाफ है, so यहाँ पे आ जाएगा minus 1 by 2 into a. तो यहाँ पे what we will have is tan inverse a root 3 by 2 और डिनोमिनेटर में we will be left with 1 by 2a. तो a और a कट हो जाएगा, डिनोमिनेटर्स के 2 कैंसिल हो जाएंगे and we'll be left with tan inverse root 3 which will be nothing but pi by 3. तो हमें इन दोनों वेव का रिजल्टेंट फेज भी मिल गया which is nothing but pi by 3. Now what they are saying is कि adding a third sinusoidal displacement x3 जिसका magnitude is b and phase is phi brings the mass to complete rest. तो values of b and phi क्या होंगे? So what they are saying is कि इन दोनों की वजह से कुछ तो displacement मिलेगा और वो displacement को एकदम से कैंसल आउट करने के लिए ये वाला डिस्प्लेसमेंट दिया हुआ है, तभी तो बॉडी कंप्लीट रेस्ट में आएगा. सो लेट मी शो यू. सो अगर कोई पार्टिकल है कुछ इस तरह से जा रहा है, सो अगर आपको पार्टिकल को इधर नहीं भेजना है तो व्हाट यू डू इज आप उसको अपोजिट साइड में उतना ही फोर्स लगा दो. सो ओवर हियर वी नीड टू गिव जितना एम्पलीट्यूड ऊपर की तरफ है उतना ही एम्पलीट्यूड हम लोग को इधर भी देना पड़ेगा, राइट. सो यहां से आपको समझ में आता है कि ये जो B हम लोग को दिया है एम्पलीट्यूड ऑफ द थर्ड डिस्प्लेसमेंट दैट विल बी इक्वल टू A. आपको सेम एम्पलीट्यूड देना पड़ेगा बट फेज कितना होना चाहिए? तो फेज है ना 180 डिग्री आउट ऑफ फेज होना चाहिए. दोनों जो डिस्प्लेसमेंट है उनके बीच में जो डिफरेंस होना चाहिए वो कितना होना चाहिए? 180 डिग्री का होना चाहिए. यहाँ पे जैसे मैंने ये एग्जांपल में बताया ये वाला पॉइंट A है और ये वाला पॉइंट B जो है ये दोनों 180 डिग्री आउट ऑफ फेज है, तभी ये दोनों एक दूसरे को कैंसिल आउट कर पाएंगे. क्लास 11th में ये ऑलरेडी कवर्ड है कि दो पार्टिकल आउट ऑफ फेज कब होते हैं? जब उनके बीच में फेज डिफरेंस कितना होता है? 180 का. सो अगर इसका फेज पाई बाय 3 है विच इज 60, तो दूसरा वाला जो फेज हमें दिया हुआ है वो कितना होना चाहिए? प्लस 180. सो पाई बाय 3 प्लस 180 इज नथिंग बट पाई. So this will be 4 pi by. I hope आप लोग को समझ में आ रहा है. So if a particle is going upward with some displacement, आपको same displacement उसको देना but in opposite direction. So displacement same होगा. So इसके लिए we got B equal to A. But जो phase है वो completely opposite होना चाहिए 180 degree out of phase. तो इसके लिए हमने additional 180 degree ऐड कर दिया तो हमें 180 डिग्री आउट ऑफ फेज मिल जाएगा ना. इन दोनों का अगर आप डिफरेंस लोगे तो आपको डेफिनेटली 180 मिलेगा. सो यहाँ पे जो हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा वो है ऑप्शन बी. आई होप ये क्लियर है. नेक्स्ट पार्ट देख लेते हैं. अ ब्लॉक ऑफ मास m is moving on a frictionless horizontal surface and it collides with a spring constant k. So let us say एक horizontal surface है, यहाँ पे एक spring है और एक ब्लॉक है ना मूव होके आया और ये स्प्रिंग से कोलाइड हो गया. अब ये स्प्रिंग को कोलाइड होएगा तो क्या होएगा? इसको प्रेस करते हुए थोड़ी दूर तक जाएगा. So they are saying कि उसने उसे compress किया through a distance of x. So the compression was till let us say distance x and this will be nothing but the amplitude. Okay, तो इतना उसने इसको प्रेस किया. अब स्प्रिंग completely pressed है. अब वो क्या करेगा? इसको पुश करके बाहर की तरफ लेके आएगा. अब वापस से जब स्प्रिंग इसको पुश करके यहाँ पे लेके आ जाएगा, ये इसका क्या बन जाएगा? अब मीन पोजीशन. ठीक है. So they are asking the maximum momentum of the block after collision कितना होगा. अब अगर आपको maximum momentum चाहिए तो momentum का फॉर्मूला पता होना चाहिए which is nothing but mass into velocity. mass तो सेम रहेगा but velocity maximum कब होता है? जब वो mean position पे होता है, right? So V max का फॉर्मूला क्या हो जाएगा यहाँ पे? A into omega and A is nothing but यहाँ पे displacement जो हुआ एंड मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट जो हुआ है वो इन लोग ने इधर किससे डिनोट किया हुआ है? x से. सो वी विल राइट ओवर हियर m into x और ओमेगा की जगह पे वी कैन राइट रूट ऑफ k बाय m. सो यहाँ पे ये जो m है इसको हम लोग दो बार रूट में लिख देते हैं रूट m x रूट ऑफ k बाय m. तो एक रूट ऑफ m कैंसिल हो जाएगा एंड वी गॉट रूट ऑफ
m into k एक साथ में और एक x बच गया, which is nothing but option A over here. I hope ये पार्ट समझ में आया. नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं. This is the last question. A man falls from a height h and its time of fall t is recorded in terms of time period capital T of a simple pendulum. On the surface of the earth, it is found that small t is nothing but 2 times capital T. Now ये entire setup is taken on the surface of another planet जिसका mass is half of the earth का mass and radius same है. So corresponding times noted on that planet is denoted by t dash and capital T dash. Then what we can say about them? See, time period कैसे निकालते हैं हम लोग pendulum का? It is t equal to 2 pi root of L by g. अब जब हम दूसरे planet पे जा रहे हैं तो वहां पे length तो नहीं change कर रहे, खाली वहां पे क्या change होने वाला है? g का value, and g का value is given by capital G m by r square. Now क्वेश्चन में उन लोग ने ऑलरेडी दिया हुआ है कि रेडियस तो सेम है, खाली हमने मास चेंज कर दिया. सो दूसरे प्लैनेट का जो g का वैल्यू है दैट विल बी नथिंग बट हाफ ऑफ द अर्थ का g. नाउ वी विल आल्सो टॉक अबाउट t का वैल्यू. सो हमें ये इक्वेशन पता है, s इक्वल टू ut प्लस हाफ a t स्क्वायर. सो व्हेन अ मैन फॉल्स फ्रॉम अ हाइट h, उसका जो इनिशियल वेलोसिटी है u वो 0 है, तो ये वाला टर्म 0 हो जाएगा. अब वो फॉल किया तो टोटल डिस्प्लेसमेंट कितना है? h. दिस इज इक्वल टू हाफ. एक्सेलरेशन कितना लेंगे हम? तो फ्री फॉलिंग है तो वहां पे एक्सेलरेशन का वैल्यू g ले लेंगे और ये t स्क्वायर. अब इसको अगर आप रीअरेंज करोगे तो यहाँ पे आपको टाइम मिल जाएगा विच विल बी 2h by g under root. Okay, so these two formulas that we have, it is of the formulas for the surface of the earth. अब जब वो दूसरे सरफेस पे गया तो वहां पे t डैश का क्या फॉर्मूला होगा? So t dash will be equal to 2h by g dash. अब हमें पता है कि g वहां पे क्या हो गया, जाके हाफ हो गया, यानी g by 2. So ये जो डिनोमिनेटर का 2 है वो न्यूमरेटर में आ जाएगा. So we got root 2 root of 2h by g dash which is nothing but root 2 times t. So जो फॉल टाइम है दैट इज रूट 2 टाइम्स t, एंड जो पेंडुलम का टाइम है वो भी निकाल लेते हैं. इट इज 2 पाई रूट ऑफ L by g. नए प्लैनेट का इट विल बी t डैश g डैश. सो दिस विल बी 2 पाई रूट ऑफ L by g by 2. वंस अगेन ये जो रूट में डिनोमिनेटर का 2 है वो ऊपर ले लेंगे, सो इट विल बिकम रूट 2 इंटू 2 पाई रूट ऑफ L by g विच इज नथिंग बट रूट 2 टाइम्स t. अब ये दोनों रिलेशन से हमको क्या समझ में आ रहा है कि जितना टाइम यहाँ पे इंक्रीज हुआ, टी डैश बढ़ के कितना हो गया? रूट 2 टाइम्स टी हो गया, और कैपिटल टी डैश भी कितना हो गया? रूट 2 टाइम्स टी हो गया. सो दोनों जन ने इंक्रीज कितना किया? सेम टाइम्स इंक्रीज हुआ है. सो यहाँ पे भी जो ओरिजिनल इक्वेशन एग्जिस्ट कर रहा था वही एग्जिस्ट करेगा. सो यू विल हैव टी डैश इक्वल टू 2t डैश यहाँ पे. ओके, आई होप ये वाला पार्ट क्लियर है. That's it from this lecture. Thank you for your time. If you're finding this lecture series useful, then show us your appreciation by clicking on the like button, and don't forget to share it with your friends and classmates. Stay connected by subscribing to Physics HQ for upcoming classes, and join our Telegram group for all latest development and real-time updates from Physics HQ. See you all in the next class. This is Professor Sandeep from Physics HQ signing off.